आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24 जो रहेगी वो सामाजिक विज्ञान और इतिहास विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि सोमवार यानी कि 21 दिसंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम की जगह बच्चे कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो इससे पहले जो हमने जानकारी पढ़ी थी इससे पहले की वर्कशीट में मुगल साम्राज्य के बारे में, उसी को हम अब आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और अधिक जानकारी जो है वो मुगल साम्राज्य से संबंधित हम इस वर्कशीट के जरिए जो है वो प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि हमें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मुगल साम्राज्य से संबंधित देखने को मिलती है। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो ये एक्टिविटी जो है आपको अपनी जो आपकी इतिहास की किताब है उसमें आपको ये सारी जानकारी जो मिल जाएगी कि कौन से ऐसे बादशाह थे जो 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे और उन्होंने जो है वो सुलह कुल की नीति अपनाई थी, और साथ ही साथ बैरम खां जो थे वो उनके संरक्षक थे। और फिर आपको उनका नाम जो है वो ढूंढ करके यहाँ पर नीचे लिख लेना है। दूसरी तरफ हमें दिया गया है कि आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि कौन थे वो जो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बने थे, जिन्होंने सुलह कुल की स्थापना की थी और जो बैरम खां जिनके संरक्षक थे। तो कौन थे वो थे बादशाह अकबर। कि बादशाह अकबर थे जो 13 साल की उम्र में क्या बने थे, बादशाह बन गए थे। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और साथ ही साथ बैरम खां जो थे वो उनके संरक्षक थे। तो अब हम आगे हमारी जो वर्कशीट है इसमें मुगल बादशाह अकबर के बारे में देखेंगे कि उनका प्रशासनिक सुधार उन्होंने कौन कौन से किए, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, कब से कब तक उन्होंने शासन किया और उनकी नीतियाँ जो थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से थे। और सैन्य अभियान से हमारा मतलब है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया और कहाँ कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। दूसरा जो है उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। थर्ड में देखिए कि 1561 में शिशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा किया। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इसके बाद इधर आ जाइए, 1585 से लेकर 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सिफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। हाकिम मिर्जा की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्यों में मिला लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1556 से लेकर के यहाँ पर हमने 1605 तक उन्होंने कौन कौन से राज्य थे जिनसे उनका युद्ध हुआ और कौन कौन से राज्य थे जो उन्होंने वहाँ पर अपने राज्य में मिलाए, और साथ ही साथ कौन कौन से विद्रोह उनके समय में हुए और किस तरीके से उन्होंने उन विद्रोहों को जो है वो दबा दिया। आगे हम देखते हैं उनके शासन की जो प्रशासनिक नीति थी कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रशासन को जो है वो चलाया और किस तरीके से कौन कौन सी नीतियाँ जो है उन्होंने वहाँ पर अपनाई। तो देखिए अकबर की प्रशासनिक नीति। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा। तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है कि अबुल फजल ने किसकी रचना की, अकबरनामा की रचना की। और अकबरनामा है वो किससे संबंधित है, अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी से। तो अकबरनामा जो है वो एक किताब का नाम है जिसकी किसने रचना की थी, अबुल फजल ने की थी। और अकबरनामा में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और उसी में हमें अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में और अन्य चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए कि साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था।
अकबर का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे सूबों में उसने उसको बांटा हुआ था। सूबों के प्रशासक जो है वो क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे। और जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। तो प्रांत का जो वित्तीय अधिकारी होता था उसको हम क्या कहते थे? दीवान कहते थे। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे कि उस प्रशासन को चलाने के लिए बहुत से अन्य अधिकारी भी थे जो उनकी सहायता करते थे। उनमें मुख्य कौन कौन से होते थे? बख्शी कौन होता था? सैनिक वेतनाधिकारी। सदर कौन होता था? धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फिर आता है फौजदार कौन होता था? सेनानायक को फौजदार बोला जाता था। और अंत में कोतवाल कौन होता था? नगर पुलिस का अधिकारी होता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकबर की प्रशासनिक इकाई किस तरीके से कार्य करती थी। क्योंकि साम्राज्य उसका काफ़ी बड़ा था तो उसने पहले उसको सूबों में बांटा और सूबों को उसने प्रांतों में बांटा। प्रांतों में भी उसने कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें मुख्य कौन कौन है? बख्शी है जो कि सैनिक वेतनाधिकारी होता है। सदर है जो कि धार्मिक कार्यों का मंत्री रहता है। फौजदार जो है वो सेना से संबंधित सेनानायक होता है। और कोतवाल जो है वो नगर की जो पुलिस होती है उसका एक अधिकारी होता है। और ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अकबर की जो हमें बुक है अकबरनामा, जिसमें उसके प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी गई हैं, उससे हमें ये सारी जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो ये तो हुई हमारी अकबर की प्रशासनिक नीति। अब हम चलते हैं धार्मिक नीति कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी। कहने का मतलब है कि वो धर्म में उसकी आस्था थी या नहीं, कौन सा धर्म जो था वो लोगों को उस समय फॉलो करना होता था और किस तरीके से उसने लोगों को अपने धर्म में जो है वो फॉलो करने के लिए उसने लोगों के साथ क्या क्या किया। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। तो अब हमें पता चलता है कि सुलह कुल की नीति जो है वो किसने चलाई थी? अकबर ने। अब हम देखेंगे कि वास्तव में ये सुलह कुल की नीति थी क्या। तो देखिए, सहिष्णुता की यह धारणा, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, और अनुयायी कौन होते हैं? जो किसी धर्म को मानने वाले होते हैं, के मध्य भेदभाव नहीं करती। तो हम यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सुलह कुल की नीति वास्तव में क्या थी कि अकबर जो था वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता था। वो सभी धर्म के लोगों को एक समान दृष्टि से देखता था। तो इसीलिए इस नीति का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है? सुलह कुल की नीति इसको बोला गया है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुलह कुल की नीति किससे संबंधित थी, तो वो धर्म से संबंधित थी। और किसने उसको चलाया? अकबर ने उसको चलाया। और सुलह कुल की नीति क्या थी? कि सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करना। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। कि जो अकबर था वो किस चीज़ पर ज़्यादा बल देता था? वो सच्चाई पर, न्याय पर और शांति पर बहुत अधिक बल देता था। कहने का मतलब है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है वो उन लोगों से भेदभाव नहीं करता था और वो हमेशा सच्चाई, न्याय और शांति पर विश्वास रखता था। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि अकबर का जो है वो युद्ध अभियान जो थे वो कहाँ से कहाँ तक चले। उसके बाद हमने जान लिया अकबर की प्रशासनिक नीति कैसी थी। उसके बाद हमने उसकी सुलह कुल की नीति और धार्मिक नीति के बारे में जो है इस ऊपर दी गई वर्कशीट के आधार पर जाना। अब हमें दी गई है एक्टिविटी और कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिविटी, अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्रित करें। आपको करना क्या है कि आपको अकबरनामा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित आप कर पाते हैं, आप उन सबको एकत्रित कीजिए और अपनी जो इतिहास की आपकी कॉपी है उसके अंदर नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हमारे प्रश्न कि हमसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताओं में आप ये सारा पैराग्राफ जो है वो यूं का यूं लिख देंगे और यही जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो उत्तर हो जाएगा।
दूसरा हमसे पूछा गया है कि अकबर के प्रशासन की विशेषताएं बताइए। और अकबर के प्रशासन की विशेषताएं, क्योंकि उसकी प्रशासनिक नीति ही थी, तो ये वाला पैराग्राफ जो है हमारा पूरा का पूरा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आंसर हो जाएगा कि किस तरीके से उसने अपने प्रशासन को छोटे छोटे सूबों और प्रांतों में बांटा था। तो इस तरीके से ये हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार जो है हमें आपस में क्या करना चाहिए, कोविड-19 से बचने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी जो है उसको बनाए रखना चाहिए।